हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो पिछला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने जो है ना सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर के बारे में डिस्कस किया था, कंस्ट्रक्शन डिटेल्स ऑफ डीसी मोटर। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन एंड वेरियस इक्वेशंस रिलेटेड टू इट्स वर्किंग, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। यानी प्रिंसिपल ऑपरेशन पर हम पहुँचते हैं। जैसा कि इसका नाम बता रहा है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। तो कह रहे हैं कि इन केस ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर द सप्लाई इज गिवन सेपरेटली टू द फील्ड एंड आर्मेचर वाइंडिंग। यहाँ पर जो आप डायग्राम यहाँ नीचे देख रहे हो, इसमें क्या है कि ये जो है वो इलेक्ट्रिकल डायग्राम है। ये आपको फील्ड वाइंडिंग दिखा रहा है, फील्ड वाइंडिंग। दिस इज़ द फील्ड वाइंडिंग पोर्शन। यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पोर्शन में आप यहाँ पर फील्ड सप्लाई दोगे, नहीं फील्ड को सप्लाई अलग से दोगे। यह आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ नीचे लिखा हुआ है फील्ड सप्लाई। यहाँ पर फील्ड सप्लाई दिया आपने डीसी सोर्स के थ्रू। इसके अलावा जो दूसरा पार्ट है रोटर, उसका ये स्ट्रक्चर है आर्मेचर। और ये ब्लैक पोर्शन जो दिखाई दे रहे हैं, ये ब्रशेस हैं। ये दिखाई दे रहे हैं कि हम ब्रशेस के माध्यम से आर्मेचर को सप्लाई दे रहे हैं। और इसका जो रोटर है, रोटर का शाफ्ट जो है वो कनेक्टेड है लोड पे, लोड से कनेक्टेड है, जिससे कि ये मैकेनिकल लोड को रोटेट कराएगा, है ना। यानी कि ये इसका स्ट्रक्चर हो गया कि आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इसको दी वो मैकेनिकल में कन्वर्ट हो गई रोटेशन की वजह से। तो कह रहे हैं कि एज द नेम सजेस्ट इन केस ऑफ सेपरेटली डीसी मोटर द सप्लाई इज गिवन सेपरेटली टू द फील्ड एंड आर्मेचर वाइंडिंग। यानी कि यहाँ पर दोनों ही वाइंडिंग, जो फील्ड वाइंडिंग है पहली और जो आर्मेचर वाइंडिंग है, दोनों को सेपरेट सोर्स से हम सप्लाई देते हैं। एक को सप्लाई यहाँ दे रहे हैं तो दूसरे को सप्लाई हम इन टर्मिनल्स पर दे रहे हैं। तो इसीलिए इसका नाम होता है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। तो यहाँ कह रहे हैं कि फ्रॉम द टॉर्क इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर, यहाँ पर आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगा टॉर्क इक्वेशन क्या होती है। यहाँ पर केवल आप इतनी बात समझ लो, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स एज वेल एज आर्मेचर करंट। फ्लक्स कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, इस फील्ड के थ्रू। यानी कि आप फील्ड, जो आप फील्ड में सप्लाई दे रहे हो, इस फील्ड वाइंडिंग में सप्लाई दे रहे हो, वहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रहे हैं, फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। फ्लक्स जो है वो फ्लो कर रहा है कोर के अंदर, और एयर गैप के थ्रू जो है वो आर्मेचर जो है वो उसको आर्मेचर से इंटरेक्ट कर रहा है। यानी कि जो फ्लक्स है वो यहाँ से फील्ड से प्रोड्यूस हुआ, यानी कि इसके प्रोपोर्शनल है टॉर्क कि कितना फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। दूसरा जो है वो आर्मेचर के अंदर जो करंट आप फ्लो करा रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। यानी कि इन दोनों पैरामीटर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि इसका फील्ड यानी कि फ्लक्स पर और इसकी अंदर जाने वाली करंट के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि हम ये आर्मेचर करंट जिसे हम बोल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि फ्रॉम द टॉर्क इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर, तो इसमें क्या हुआ कि फ्लक्स के प्रोपोर्शनल हुआ। और फ्लक्स क्या है, आपने सेपरेटली आपने यहाँ से दे दिया फ्लक्स फाई। तो फ्लक्स अगर कांस्टेंट होगा तो यानी कि इसमें क्या होगा कि जो आपका टॉर्क है, द टॉर्क इन दिस केस कैन बी वेरीड बाय वेरिंग फील्ड फ्लक्स फाई। यानी अगर आप फील्ड के फ्लक्स को वेरी करते हो तो टॉर्क भी इसका वेरी करेगा, मोटर का, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर का। जहाँ तक प्रिंसिपल ऑपरेशन ऑफ मोटर के बारे का सवाल है, तो शायद आपने पहले भी पढ़ा होगा कि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। यानी कि सिंपल सी बात है, ये आपके ये दोनों पार्ट जो हैं वो क्या है, ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या कर रहे हैं, फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। फील्ड कुछ इस तरह से अंदर यहाँ से, और ये जो है वो आर्मेचर का एक पर्टिकुलर सिंगल टर्न दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने सिंगल कॉइल है ये। नहीं, अब इसके अंदर करंट फ्लो करा दी। अगर इसके अंदर करंट फ्लो होगी, जब करंट फ्लो होगी तो इसमें क्या होगा, इस पर एक फोर्स लगेगा। अब जब फोर्स लगेगा, यही हम चाहते थे। यानी कि सिंपल सी बात है कि मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। इस ऑपरेशन को अगर हम और डिटेल में थोड़ा सा समझें तो क्या है, यहाँ पर आप ये जो पोर्शन देख रहे हो, सबसे पहला जो पोर्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला, ये वाला पोर्शन जो है, यहाँ देखो क्या है, ये तो वही चीज़ है जो आपने अभी शुरुआत में देखा था। यानी कि पोल्स हैं, पोल्स को बनाने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए आपने ये बाइंडिंग कर दी, ये बाइंडिंग वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो ये तो एन और एस पोल हो गए। ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है ये किसका है, दिस इज़ फॉर दी आर्मेचर पार्ट। और ये वेरियस कॉइल्स हैं जो कि इसके ऊपर आपने टर्न कर दिए हैं। जो टर्न आपने इसके अंदर लगा दिए हैं वो सारी टर्न है, इसके अंदर जो है वो करंट
फ्लो कर रही है। जो एन पोल्स के इन्फ्लुएंस में उसमें करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, और जो एस पोल में है तो उसमें उसकी डायरेक्शन जो है वो जस्ट अपोजिट है। आप ध्यान से देखो, इसमें करंट की डायरेक्शन यूँ इस तरह से चल रही है, तो इधर कैसे चल रही है, ये इस तरह से जा रही है, ये यहाँ से ऐसे। यहाँ पर ये जो करंट है, करंट की डायरेक्शन जो है वो जस्ट अपोजिट है यहाँ से, है ना। तो एन और एस के इन्फ्लुएंस में इस तरह से जो है वो, ये किसकी वजह से संभव हुआ, जो आपने कम्यूटेटर पढ़ा था कि जो आप डीसी सप्लाई देते हो इस पर्टिकुलर पोर्शन को, यानी कि आर्मेचर को, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, अंदर जा करके एसी में कन्वर्ट हो जाती है। तो कहने कि इन ए डीसी मोटर द स्टेटर पोल्स आर सप्लाइड बाय डीसी एक्साइटेशन करंट विच प्रोड्यूसेस डीसी मैग्नेटिक फील्ड। ऑलराइट, यानी कि डीसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई। द आर्मेचर रोटर इज सप्लाइड बाय डीसी करंट थ्रू द ब्रशेज, कम्यूटेटर एंड कॉइल्स। यानी कि आपने डीसी सोर्स से जो है ना आर्मेचर को, सेपरेट सोर्स से आपने आर्मेचर को सप्लाई दे दी, और कम्यूटेटर के माध्यम से वो किस में कन्वर्ट हो गई, अंदर जो गई है आर्मेचर के अंदर जो गई है वो कौन सी हो गई, एसी सप्लाई। अब द इंट्रैक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर करंट जनरेट्स ए फोर्स कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। यानी कि अब क्या हुआ, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनी थी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ये इस तरह से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं, ये किसकी वजह से बनी, जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसकी वजह से। और करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास भी फील्ड बनेगी, वो आपको पता है, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके भी अंदर, उसके भी आसपास जो है वो फील्ड जनरेट होगी। अब जब अगर वो फील्ड जनरेट होगी, बनेगी, तो दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, उसकी वजह से इन पर एक फोर्स लगेगा आर्मेचर के कंडक्टर्स पर, और आर्मेचर जो है वो अपने स्थान से मूव करेगी, और उस फोर्स को हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स, जो कि मोटर को ड्राइव करता है। यहाँ कह रहे हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर इनटू द रोटर फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एग्जिट टुवर्ड द साउथ पोल। ये तो आपको पता ही है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से निकली और यहाँ पर टुवर्ड इन द साउथ पोल की तरफ पहुँची है ना, एंड एग्जिट टुवर्ड द साउथ पोल, यहाँ से इस तरह से। तो ये एन पोल है और ये एस पोल है। द पोल्स जनरेट ए मैग्नेटिक फील्ड दैट इज परपेंडिकुलर टू द करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट आपकी इस तरह से यहाँ से अंदर ये इस तरह से जा रही है। ये क्या है, ये 90 डिग्री पर है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर करंट की डायरेक्शन है, और ये जो है वो फील्ड की डायरेक्शन, दोनों आपस में 90 डिग्री पर है। अब कह रहे हैं कि द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड फोर्स, अब इन दोनों की वजह से एक फोर्स प्रोड्यूस होगा, उसको हमने अभी बताया था लॉरेंज फोर्स बोलते हैं, और उसकी जो डायरेक्शन होगी, ये किस डायरेक्शन मूव करेगी, वो हम देते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। जैसा कि आपने पहले भी अपने बेसिक लेवल जो क्लासेस होती हैं 11-12 में पढ़ा होगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये बताता है कि अगर हमारी 4 फिंगर जो है वो फील्ड बता रही है, और जो मिडिल फिंगर वो करंट की डायरेक्शन बता रही है, दोनों अपने 90 डिग्री पर हैं, दोनों आपस में 90 डिग्री पर हैं, तो क्या होगा, जो फोर्स होगा, वो जो थंब जो होगा, वो थंब जो है वो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, यानी कि जो फोर्स इधर लगेगा वो बताएगा। यानी कि तीनों ही चीज़ें जो है वो आपस में एक दूसरे के 90 डिग्री होती हैं। यहाँ पर कहें द जनरेटेड फोर्स टर्न्स द रोटर अंटिल द कॉइल रीचेज द न्यूट्रल पॉइंट बिटवीन द पोल्स। अब क्या हुआ, सपोज कि ये जो है मोटर, इसको इधर घूमना है ना, इसने जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसने घूमना स्टार्ट कर दिया, सपोज इधर घूमना स्टार्ट किया, तो क्या होगा कि यहाँ से एक फोर्स जो है वो इसको कहाँ लेके आएगा, इस कंडक्टर को इधर लेके आएगा, इस तरह से यहाँ पर लेके आएगा। यानी कि ये इसको ऐसे लाएगा जो कि यहाँ पर वो न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा, जहाँ पर कोई भी कटिंग ऑफ फ्लक्स नहीं होगा, यानी कि वो कहलाता है न्यूट्रल पॉइंट। यानी कि यहाँ पर जो है वो कोई भी फ्लक्स की कटिंग नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एट दिस पॉइंट द मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स प्रैक्टिकली जीरो टुगेदर विद द फोर्स। लेकिन चूंकि इसके अंदर इनर्शिया है, तो वो यहीं पर ही नहीं रह जाएगा रोटर, ये क्या करेगा, यहाँ से मूव करके वापस से इस डायरेक्शन में पहुँच जाएगा। जब इस डायरेक्शन पहुँचेगा तो वो दूसरे पोल्स के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। यानी कि हाउएवर इनर्शिया ड्राइव्स द मोटर बियॉन्ड द न्यूट्रल जोन विद द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सेस। वहाँ पर क्या हो जाएगा, जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो रिवर्स कर जाएगी टू अवॉइड द रिवर्सल ऑफ द फोर्स डायरेक्शन। यानी कि अगर अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हुई है, तो इसका मतलब फोर्स भी अब उसी दूसरी डायरेक्शन में लगेगा। उसको अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, द कम्यूटेटर चेंजेस द करंट डायरेक्शन। कम्यूटेटर जो है वो करंट की डायरेक्शन को पलट देता है। तो क्या होता है कि आपको जो मूवमेंट है वो एक ही डायरेक्शन मिलता रहता है। यानी अभी इस तरह से मिला था, अब इसके इन्फ्लुएंस में आने के बाद क्या हुआ, इस तरह से मिला। तो इस तरह से जो है वो इसके मोटर का ऑपरेशन हमारा एक ही डायरेक्शन में होता रहता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ फोर्स इंड्यूस्ड।
इक्वेशन ऑफ फोर्स इंड्यूस जो होती है, यहाँ पर आपके ये जो पैरामीटर्स हैं वी, आई और एल और साइन फाई, यानी कि बी, आई, एल और फाई, इन पर डिपेंड करता है जो फोर्स, लॉरेंट फोर्स जो डेवलप हुआ है। बी क्या है, दिस इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इस पर डिपेंड करता है फोर्स। आई क्या है, करंट जो आर्मेचर में आपने भेजी है, जो करंट आर्मेचर में जा रही है उस पर डिपेंड करेगा, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है करंट की। तीसरा जो है वो आर्मेचर का जो कंडक्टर है उसकी लेंथ क्या है, यानी कि कितना जो कंडक्टर का पोर्शन है जो उसको फ्लक्स को कट करेगा, उसके साथ में इंटरेक्ट करेगा, उस पर डिपेंड करेगा। मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताना चाहूँगा कि ये जो लेंथ है, यानी कि ये पूरा टर्न है जो उसके ऊपर लगाया गया है, किसके ऊपर, आर्मेचर के ऊपर। इस तरह से बाइंडिंग करके एक टर्न दिया गया, यहाँ से लगाया, यहाँ से पहुँचे, यहाँ पहुँचे, तो ये पूरा वायर की लेंथ नहीं, कौन सी लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पोर्शन है जो कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को कट करता है, ये इफेक्टिव लेंथ कहलाती है। यानी कि ये, इसको तो हम बोलते हैं आर्मेचर कंडक्टर एक, यानी कि एक टर्न के अंदर दो कंडक्टर हो गए, और यहाँ पर क्या हुआ, ये पूरा एक टर्न होगा। इस तरह से बहुत सारे टर्न होते हैं। तो यहाँ वापस से हम पहुँचते हैं उसी स्लाइड पर। तो किस किस चीज़ों पर डिपेंड किया, बी पर किया, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पर किया, कंडक्टर में कितनी करंट फ्लो कर रही है उस पर डिपेंड कर रहा है, तीसरा जो है वो उसकी इफेक्टिव लेंथ क्या है, और चौथा जो होता है पोजीशन ऑफ द कॉइल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि कॉइल की पोजीशन क्या है, यानी कि कितने एंगल से वो घूम गई है उस पर डिपेंड करेगा फाई। तो ये फाई उस पर भी डिपेंड करता है, यानी कि फ्लक्स फाई की वैल्यू अगर चेंज होती जाएगी तो फोर्स जो है वो धीरे धीरे करके कम होता जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था कि 90 डिग्री जब होगा दोनों के आपस में, तो फिर कितना होगा, मैक्सिमम फोर्स, यानी कि साइन 90 मीन्स 1, यानी मैक्सिमम फोर्स मिलेगा। और अगर इन बिटवीन रहा तो क्या होगा, इन बिटवीन जब रहेगा तो वो कम होती जाएगी वैल्यू। तो इस तरह से जो है वो फोर्स, लॉरेंट फोर्स की वैल्यू जो है वो इस तरह से हम उसको निकाल सकते हैं कि कितना फोर्स जो है वो लगेगा। अब बात करते हैं बैक ईएमएफ की। अब ये बैक ईएमएफ कहाँ से आ गया भाई, आपको मालूम है कि फैराडे ने क्या बताया था कि अगर किसी भी कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है तो उसके टर्मिनल्स पर, दोनों सिरों पर एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, और अगर वो सर्किट क्लोज्ड है तो करंट भी फ्लो करनी शुरू हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, वापस से बैक चलते हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पर, इस वाले से, इस पर्टिकुलर डायग्राम में देखो आप, ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई बात नहीं करंट कैरिंग कंडक्टर है, लेकिन अब क्या हुआ, करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो वो रोटेट करना शुरू कर दिया, ये रोटेट कर रहा है, रोटेट करेगा तो ये फ्लक्स कट होगा, फ्लक्स कट होगा तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि ईएमएफ तो इंड्यूस होगा ही होगा। वो बात अलग है कि आपने वोल्टेज इसको दिया था, इस आर्मेचर को वोल्टेज दिया था आर्मेचर को, जिससे करंट फ्लो हुई, लेकिन अब यहाँ पर जो है एक अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा जो कि जो आपने वोल्टेज लगाया है उसके जस्ट अपोजिशन में होगा, इसीलिए हम इस ईएमएफ को बोलते हैं बैक ईएमएफ। यही बैक ईएमएफ जो है वो जनरेटर में जनरेटेड ईएमएफ कहलाता है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो कटिंग ऑफ फ्लक्स की वजह से वो ईएमएफ जनरेट होता है, हम कोई भी वोल्टेज बाहर से नहीं लगाते हैं, इसलिए वहाँ जनरेटेड ईएमएफ और यहाँ पर बैक ईएमएफ। इक्वेशन बिल्कुल सेम होती है, चाहे वो डीसी जनरेटर हो चाहे वो डीसी मोटर हो। तो यहाँ पर जो पैरामीटर्स हैं जिस पर ये चीज़ डिपेंड करेगी वो डिपेंड करता है फ्लक्स पर, आपको भी बताया था, फ्लक्स स्पीड पर, किस स्पीड से जो है वो कटिंग हो रही है, जेड मतलब होता है नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर एक आर्मेचर एक टर्न होगा, अगर ये एक पूरा टर्न की बात करें, ये एक टर्न है तो ये जो है वो एक टर्न है, तो इसका मतलब पूरा एक टर्न, तो ये इसमें दो कंडक्टर हो गए, एक और दो। अगर हमारे मशीन में 100 टर्न है तो इसका मतलब कंडक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जेड की वैल्यू जो है वो 200 हो जाएगी, 200 वैल्यू जो है वो इसमें यहाँ पर आ जाएगी। पी क्या है, नंबर ऑफ पोल्स, सारे पोल्स हम गिनेंगे, एन एस जितने भी हों, अगर 4 पोल की मशीन है तो इसका मतलब उसमें 2 एन पोल होंगे, 2 एस पोल होंगे, हम सारे पोल गिनेंगे, 4 पोल हो जाएंगे, तो यहाँ पर रख देंगे। 60 ए क्या है, जो कि मैंने अभी आपको इससे पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि 2 तरह की बाइंडिंग होती हैं। तो 2 तरह की बाइंडिंग कौन कौन सी होती हैं, लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग। तो लैप बाइंडिंग केस में ए की वैल्यू जो होती है वो पी के बराबर होती है, लैप के केस में, यानी कि लैप बाइंडिंग केस में ए की वैल्यू पी के बराबर होती है। और अगर वेव बाइंडिंग हो गई तब क्या होगा, वेव बाइंडिंग केस में ये जो वैल्यू हो जाती है ए की वैल्यू जो होती है वो 2 के बराबर होती है। तो आप इस तरह से इसको यहाँ पर रख दोगे, इस तरह से जो है वो हम बैक ईएमएफ की वैल्यू को यहाँ पर
निकाल सकते हैं। ये जो है वो डीसी मोटर इक्विवेलेंट सर्किट है। डीसी मोटर और पर्टिकुलरली दिस इज़ फॉर द सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। यहाँ क्या है, ये जो पर्टिकुलर पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है ये फील्ड वाइंडिंग वाला है। यहाँ क्या कर रहे हैं आप बाहर से सप्लाई दे रहे हो, फील्ड में जो टर्न लगे हुए हैं उसमें सप्लाई जा रही है। ये फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, यानी कि जो भी वायर होगा उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, वो उसको यहाँ शो किया हुआ है। दिस इज़ द कॉइल। इसी तरह से ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है ये आर्मेचर वाले पार्ट के लिए है। यहाँ पर आप कोई भी वोल्टेज V लगा दिया, यहाँ आपने कोई वोल्टेज V लगा दिया है और यहाँ क्या हुआ, एक EMF जनरेट हुआ जिसको कि आपने बैक EMF बोल दिया। अब इसके बीच में क्या है, इसमें आर्मेचर में रेजिस्टेंस भी है, आर्मेचर वाइंडिंग हो रखी है, तो उस आर्मेचर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, वो रेजिस्टेंस यहाँ शो कर दिया है, आर्मेचर रेजिस्टेंस RA। और फिर कुछ जो होगा वो हम सप्लाई देते हैं ब्रशेस के थ्रू, तो ब्रश जो है वो उसके साथ कांटेक्ट करके चलते हैं, तो कुछ ना कुछ वहाँ पर कांटेक्ट की वजह से वहाँ कुछ ड्रॉप और पावर लॉस होता है, तो उसको भी हमने यहाँ पे काउंट कर लिया है। तो ये इस तरह से इसका पोजीशन यहाँ पे आ जाता है कि यहाँ पर ये ड्रॉप हुआ, ये बैक EMF हुआ, ये दोनों इसकी जस्ट अपोजिशन में, ये आपने वोल्टेज यहाँ V अप्लाई किया है। तो ये जो है वो इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द डीसी मोटर है। यहाँ पर क्या है, एक्सटर्नल वेरिएबल रजिस्टर R एडजस्टमेंट यहाँ लगाया गया है, क्योंकि आपको पता है सबसे पहली इक्वेशन मैंने आपको बताया था टॉर्क किस पर डिपेंड करता है, फ्लक्स के ऊपर, जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। और फ्लक्स की वैल्यू को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं किस तरह से, जो हम इसमें भेजने वाली करंट है, क्योंकि फ्लक्स करंट पे डिपेंड करता है। और करंट को कम ज़्यादा करने के लिए हमने बाहर से एक एक्सटर्नल एडजस्टर लगाया हुआ रेजिस्टेंस। अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे तो अंदर जाने वाली करंट जो होगी वो कम हो जाएगी, करंट कम होगी तो फ्लक्स कम होगा, और फ्लक्स कम होगा तो सीधे सीधे टॉर्क पर इफेक्ट पड़ेगा। अब एनालिसिस सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर हम करते हैं, थोड़ा सा ये वाले पार्ट को केवल इतने को करते हैं, तो क्या हो रहा है कि फील्ड करंट का मान क्या होगा। फील्ड करंट का मान जो होगा, अगर हम इन दोनों टर्मिनल पर VF वोल्टेज लगा देते हैं, फील्ड वोल्टेज जिसे बोल रहे हैं VF, इसको हम इसके रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें तो ये फील्ड करंट कहलाएगी। यहाँ पर जो इंडक्टेंस का इफेक्ट है वो हमने काउंट नहीं किया है, क्योंकि आप यहाँ पे सप्लाई कौन सी दे रहे हो, DC सप्लाई दे रहे हो, तो हम इसको L को लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर BT आपने यहाँ जो वोल्टेज लगाया है, कहाँ पर, जो टोटल वोल्टेज यहाँ जो आर्मेचर के टर्मिनल पर लगाया हुआ है, तो ये VT ये आपने लगा दिया। इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ, अंदर करंट गई, आर्मेचर के रेजिस्टेंस में ड्रॉप हुआ, आपने वो ड्रॉप लिख दिया, और बचा हुआ जो वोल्टेज होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बैक EMF में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपकी जो इक्वेशन होगी यहाँ पर, जो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर के आर्मेचर पार्ट की इक्वेशन होगी वो हो जाएगी BT विल बी इक्वल्स टू EB प्लस IA RA। इसी तरह से जो लोड करंट है, लोड करंट जो होगी वो आर्मेचर करंट ही कहलाएगी, यानी कि लोड लगाने पर जो करंट अंदर जाएगी उसका मान कितना होगा, IA के बराबर, वही आर्मेचर करंट कहलाएगी। इसके बाद इसकी पावर इक्वेशन की बात करते हैं। पावर जो होती है वो आपको सभी को पता है कि पावर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द वोल्टेज एंड करंट। आपने वोल्टेज यहाँ कौन सा लगाया हुआ है, वोल्टेज आपने यहाँ पर लगाया हुआ है E, यानी कि इस पीछे वाली उसमें जाओ, आपने वोल्टेज कौन सा लगाया VT, तो इनपुट पावर क्या होगी V2 इंटू IA। लेकिन मोटर ने मैकेनिकल में कौन सी कन्वर्ट की है, यानी कि वो कौन सी किसकी वजह से हुई है, जो इसको वोल्टेज मिला था वो, यानी कि यहाँ पर वोल्टेज बैक EMF प्रोड्यूस हुआ, तो E ये वाला वोल्टेज होगा, E भी कह सकते हो, EB इंटू IA। तो वही यहाँ लिखा हुआ है E इंटू IA। ये जो है वो मोटर को इनपुट आपने दिया है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर अगर मैं पावर को देखूँ तो ये क्या है, दिस इज़ द मैकेनिकल इनपुट, सॉरी दिस इज़ द इलेक्ट्रिकल इनपुट, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, मैकेनिकल आउटपुट में। मोटर के रोटर को आपने जो इलेक्ट्रिकल इनपुट दिया है वो कितना है, बैक EMF E इंटू आर्मेचर करंट IA, और यहाँ पर मैकेनिकल आउटपुट क्या हुआ, टॉर्क जो आपको मिला है, और दूसरे उसके रोटेशन। तो यहाँ से ये आपकी इक्वेशन आ जाती है। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन कहलाती है, दिस इज कॉल्ड एज द पावर इक्वेशन। इलेक्ट्रिकल इनपुट, मैकेनिकल आउटपुट। जो मैकेनिकल आउटपुट टॉर्क जो होता है वो न्यूटन मीटर में रहता है, ओमेगा जो है स्पीड ऑफ रोटेशन है वो रेडियन पर सेकंड में रहती है। इसी तरह से जो नेट इनपुट होता है, वो नेट इनपुट जो होता है वो आपने वोल्टेज कितना लगाया था और करंट कितनी अंदर गई, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो नेट इनपुट होगा। अगर उसमें से हम लॉसेस को हटा दें, बाहर जो आर्मेचर बाइंडिंग में रोटेशनल लॉसेस ये सब हो रहे हैं, तो उसके अलावा ये जो नेट जो मैकेनिकल कन्वर्ट होती है वो ये पावर होती है T ओमेगा।
स्पीड इक्वेशन जो है वो हम इससे निकाल सकते हैं। आपको पता है ई बी इक्वल्स टू 5NZP/60 होता है। तो यहाँ से अगर हम स्पीड निकालें n, तो यहाँ ऊपर क्या रह जाएगा, ई बी अपॉन बाकी सारे पैरामीटर नीचे आ जाएंगे, 5ZP/60A। तो 5 नीचे आ गया और इन सब के इक्विवेलेंट हमने एक कांस्टेंट ले लिया KA। तो ये उसके इक्विवेलेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें फिक्स है, 5 फिक्स है, आर्मेचर कंडक्टर फिक्स है, नंबर ऑफ पोल फिक्स है, 60 कांस्टेंट पैरामीटर है और ए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, ये भी वेव बाइंडिंग और लैप बाइंडिंग डिपेंड कर, ये भी फिक्स है। तो इसको हमने वैल्यू को के से रिप्रेजेंट कर दिया। ऊपर जो है वो ई बी रखा था, तो ई बी को आप BT - IA भी रख सकते हो। तो इसी क्वेश्चन को देख करके हम ये कह सकते हैं कि जो मोटर की स्पीड है वो हमारे पैरामीटर जो है एक तो फ्लक्स पर डिपेंड करती है। फ्लक्स की वैल्यू अगर बढ़ती है तो स्पीड कम होगी और फ्लक्स की वैल्यू अगर घटती है तो स्पीड बढ़ जाएगी। इसी तरह से जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया है उस पर डिपेंड करती है, यानी कि वोल्टेज आपने जो अप्लाई किया, अगर वोल्टेज को बढ़ा दोगे तो इसका मतलब स्पीड बढ़ जाएगी, वोल्टेज घटा दोगे तो स्पीड घट जाएगी। इसी तरह से आर्मेचर रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है। आर्मेचर के रेजिस्टेंस की वजह से जो अंदर जाने वाली करंट है वो इफेक्टेड होती है, तो इसका मतलब जो है वो उसके अनुसार स्पीड जो है वो वेरी करेगी। इसी तरह टॉर्क इक्वेशन होती है इसकी। टॉर्क इक्वेशन केस में जो आपने अभी इससे पहले जो आपने इक्वेशन देखी थी, टॉर्क यहाँ से अगर लें तो EIA/ओमेगा, तो यानी किस पे डिपेंड कर रहा है, आर्मेचर करंट जो आपने बैक ईएमएफ यहाँ पर मिला है, बैक ईएमएफ जनरेट हुआ है उस पर, और जो आपकी स्पीड ऑफ रोटेशन रेडियन पर सेकंड में उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो मैकेनिकल पावर जो मिलती है 2πNT/60 ये हो जाती है। ये किसके बराबर होती है, EB/IA के बराबर। और यहाँ से टॉर्क को अगर निकालोगे तो ये वैल्यू आती है टॉर्क की। आर्मेचर में जो टॉर्क डेवलप हो रहा है वो इतना रहता है। तो ये किसकी चीज़ों पर डिपेंड किया, फिर से ध्यान से देखो, टॉर्क किस पर डिपेंड कर रहा है। अगर आप EB की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दोगे, बाकी सारे पैरामीटर इसमें कॉन्स्टेंट हैं, फ्लक्स को आप वेरी करा सकते हो, तो TA विल बी इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 हो गया और आर्मेचर करंट हो गया। तो जो टॉर्क है वो डिपेंड कर रहा है फ्लक्स पर और आर्मेचर करंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो टॉर्क डेवलप्ड बाय मोटर डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट, इन दोनों पैरामीटर के ऊपर ये डिपेंड करता है। टॉर्क जो होता है वो फ्लक्स और आर्मेचर करंट पर डिपेंड करता है। अब अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लेना चाहूँ, यहाँ पे बहुत ही सिंपल एक एग्जांपल दिया हुआ है। कह रहे हैं कि एक 220 वोल्ट की सेपरेटली DC मशीन है, आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 ओम्स है, फुल लोड आर्मेचर करंट 20 एम्पियर है, फाइंड द इंड्यूस्ड आर्मेचर ईएमएफ व्हेन मशीन इज ऑपरेटेड एज मोटर। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, वो वाली इक्वेशन लगानी पड़ेगी जो इसके रोटर पार्ट से होगी, यानी कि आर्मेचर वाले पार्ट से जो KVL की इक्वेशन उसको यहाँ लगा देंगे। बैक ईएमएफ की वैल्यू निकालने के लिए VT - IARA, जो आपने टोटल वोल्टेज VT 220 वोल्ट लगाया वो यहाँ रख दिया, माइनस करंट की वैल्यू कितनी है 20, आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 है, तो जो EMF होगा जो जनरेट होगा वो कितना हो जाएगा, 210 वोल्ट होगा। तो मेरे ख्याल से आपको काफ़ी चीज़ें इसमें समझ में आई होंगी। तो इसमें हमने क्या क्या चीज़ें समझी, इस लेक्चर में हम लोगों ने समझा कि प्रिंसिपल ऑपरेशन इसका क्या होता है। दूसरा आपने समझा कि इसकी बैक EMF की इक्वेशन क्या होती है, स्पीड की इक्वेशन क्या होती है, टॉर्क की इक्वेशन क्या होती है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक रहेगी और वेरियस मेथड फॉर द स्पीड कंट्रोल ऑफ DC मोटर समझेंगे। थैंक यू।